हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। आज हम सुनेंगे बिलियनियर बैगर कहानी के एपिसोड नंबर 5 को। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नीचे के उस भारी हंगामे और आहाना के मेंशन से बाहर निकाले जाने के बाद रॉय मेंशन में एक बार फिर से वही खुशनुमा और सुकून भरी शांति छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर कोई बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी हमेशा के लिए बाहर जा चुकी हो। घर के सारे नौकर गार्ड भी अपने अपने काम पर वापस लौट गए, लेकिन उनके चेहरों पर एक नई चमक थी। उन्हें अपनी नई मालकिन जाह्नवी बड़ी पसंद आई थी। जाह्नवी की सादगी और उसकी हिम्मत ने पूरे स्टाफ का दिल जीत लिया था। विवान और जाह्नवी एक दूसरे का हाथ थामे और शानदार घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए वापस अपने मास्टर बेडरूम में आ गए। बेडरूम का दरवाजा बंद होते ही बाहर की दुनिया का शोर जैसे ही पूरी तरह से कट गया। कमरे के अंदर अभी भी वही पुरानी सुबह की सुनहरी धूप कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियों से छन कर आ रही थी, जो फर्श पर बिछे महंगे ईरानी कालीन पर एक खूबसूरत सा सुनहरा जाल बना रही थी। समंदर की तरफ से आने वाली ठंडी और ताजी हवा कमरे के भारी रेशमी पर्दों को हल्के हल्के उड़ा रही थी। दोनों वापस अपने उस आलीशान मलाई जैसे नर्म गद्दों वाले किंग साइज बिस्तर पर आकर लेट गई। सुबह की उस थकान और मानसिक उथल पुथल के बाद ये बिस्तर उन्हें किसी जन्नत से कम नहीं लगा। जानवी बहुत ही सहजता से विवान की तरफ खिसकी और उसने अपना सिर विवान के चौड़े और मजबूत सीने पर रख दिया। विवान ने बहुत ही प्यार से अपनी एक बाह जाह्नवी के कंधों पर के नीचे से गुजार कर उसे अपनी आगोश में भर लिया और अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से जाह्नवी के मुलायम रेशमी बालों को सहलाने लगा। विवान के दिल की धड़कनें बड़ी शांत और स्थिर थी, जिन्हें जाह्नवी अपने गालों पर बड़ी आसानी से महसूस कर सकती थी। कुछ पलों तक उस कमरे में सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज और बाहर समंदर की लहरों का शोर गूंज रहा था। दोनों एक दूसरे की बाहों में इस कदर खोए हुए थे कि कोई भी इस खामोशी को तोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जाह्नवी का दिमाग अब शांत नहीं था। उसके अंदर कई सवाल उठ रहे थे। उसने अपनी गहरी और मासूम सी आंखें ऊपर की तरफ उठाई और विवान की आंखों में देखकर बहुत ही कोमलता लेकिन जिज्ञासु स्वर में पूछा, विवान जी, अभी आगे क्या करना है? विवान, जो पूरी तरह से जाह्नवी के प्यार और उस रोमानी माहौल में डूब गया था, उसे जाह्नवी का यह सवाल थोड़ा अजीब लगा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और शरारती सी मुस्कान उभर आई। उसने अपने हाथ को जाह्नवी के बालों से निकाला, बहुत ही प्यार और मजाक करके जाह्नवी की छोटी सी नाक को अपनी दो उंगलियों से हल्का सा खींच दिया, जिसे आउच जाह्नवी ने हल्की सी आवाज निकाली और अपनी नाक सिकोड़ ली। तभी विवान ने हंसकर कहा, आगे क्या करना है? क्या मतलब है तुम्हारा? आगे क्या करना है? अभी तो कुछ मिनट पहले तुमने नीचे सीढ़ियों पर मुझसे कहा था कि तुम्हें बहुत जोर से नींद आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि अभी सिर्फ और सिर्फ सोने का प्लान है। मैं भी थक गया हूं और तुम भी। अब चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। विवान की यह मजाकिया और बेपरवाह बात सुनकर जाह्नवी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वो समझ गई कि विवान अभी भी उस जीत के खुमार और प्यार के नशे में है। लेकिन जाह्नवी जानती थी कि असली जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जाह्नवी झटके से विवान के सीने से उठी और बिस्तर पर आलती पालती मारकर बैठ गई। उसने अपने बालों को पीछे की तरफ झटक कर समटा और अपने चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर, मैच्योर और समझदार भाव लाकर विवान की तरफ देखा। जाह्नवी ने बहुत ही सीरियस और दृढ़ अंदाज में कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही विवान जी। रही बात नींद की, तो अभी हमारे सोने का टाइम बिल्कुल नहीं है। वो तो नीचे मैंने आहाना के सामने बस ऐसे ही मजाक में माहौल को हल्का करने के लिए कह दिया था, ताकि आपका गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि हमें अभी भी बहुत काम करना है। उसका ये सीरियस बात सुनकर विवान अभी बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसने एक तकिया अपने पीछे लगाया, जाह्नवी को बातों को ध्यान से सुनने लगा। तभी जाह्नवी ने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, विवान जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए।
कुछ दिनों से जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से मार्केट में, मीडिया में और आपकी अपनी कंपनी के अंदर बहुत सी अफवाहें फैली होंगी। लोग डरे हुए होंगे। आपके इन्वेस्टर्स और आपके एम्प्लॉयज इस वक्त एक बहुत बड़ा असमंजस में होंगे कि राय ग्रुप का फ्यूचर क्या है। ऐसे नाजुक वक्त में आपका यहाँ घर पर बैठकर आराम करना या सोना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको अभी के अभी इसी वक्त तैयार होकर अपने हेड ऑफिस जाना चाहिए। विवान जानवी के इस बिजनेस सेंस को देखकर हैरान था। जो लड़की कभी किसी कारपोरेट ऑफिस तक नहीं गई, वो उसे इतनी स्टीक और गहरी सलाह दे रही थी। वहीं जानवी रुकी नहीं, उसने आगे कहा, आपको सबसे पहले ऑफिस जाकर उन अफवाहों को बढ़ने से रोकना होगा। आपको अपने एम्प्लॉयज के सामने जाकर ये विश्वास दिलाना होगा कि उनका लीडर, उनका विवान रॉय वापस आ गया है। सब कुछ पूरी तरह से कंट्रोल में है और सबसे बड़ी बात, आपके साथ जिन लोगों ने धोखा किया, जो अभी भी आपकी कंपनी में ऊंचे पद पर बैठे होंगे, उन्हें चुन चुनकर आज के आज इसी वक्त कंपनी से बाहर निकालना होगा। अगर आपने इन्हें थोड़ा सा भी और समय और ढील दिया तो बौखलाहट में आपको और कंपनी को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे। दुश्मनों को कभी भी संभलने का मौका नहीं देना चाहिए विवान जी। जानवी की यह बात सुनकर विवान के चेहरे की वो सारी हंसी और शरारत पल भर में गायब हो गई। वह पूरी तरह से गंभीर हो चुका था। जानवी ने जो कुछ भी कहा था, एक एक शब्द 100% सच था। विक्रम रॉय भले ही भाग गया हो, लेकिन उसके पाले कई गद्दार सांप अभी भी रॉय इंडस्ट्री के बोर्ड रूम में बैठे होंगे। उन्हें आज ही को चलना बड़ा जरूरी था। विवान को जाह्नवी की यह बात 100% अच्छी लगी। उसे इस बात का बड़ा गर्व हो रहा था कि उसके लाइफ पार्टनर सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी भी है। इसलिए विवान ने बहुत ही सीरियस होकर जाह्नवी की आंखों में सम्मान से देखकर कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो जाह्नवी। मेरा दिमाग प्यार और इन खुशियों में इतना उलझ गया कि मैं भूल ही गया कि मेरा एम्पायर अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। तुमने सही वक्त पर मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी के अभी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। ये कहते हुए विमान बिस्तर से नीचे उतरा, लेकिन फिर वो अचानक मुड़ा और उसने जानवी का हाथ पकड़कर कहा, और सिर्फ मैं ही नहीं जानवी, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम भी आज मेरे साथ ऑफिस चल रही हो। उसकी यह बात सुनकर जानवी चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, मैं मैं ऑफिस जाकर क्या करूंगी विवान जी? तभी विवान ने बहुत ही गौर से मुस्कुरा कर कहा, क्या करोगी? तुम वहां जाकर अपनी कुर्सी संभालोगी। मैं आज ही इसी वक्त पूरे स्टाफ, मीडिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने तुम्हें रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की को चेयरपर्सन अनाउंस करूंगा। आपसे इस कंपनी के सारे फैसले हम दोनों मिलकर लेंगे। तुम्हारी ये समझदारी और दूरदर्शिता कंपनी को और भी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। ये कहते हुए विवान वापस पलटा, वॉशरूम की तरफ जाने लगा। उसे लगा कि जाह्नवी ये सुनकर खुशी से झूम उठेगी। लभी तभी पीछे से जाह्नवी ने बहुत तेज और स्पष्ट आवाज में उसे रोक कर कहा, नहीं, नहीं विवान जी, रुकिए। उसकी आवाज सुनते ही विवान के कदम ठिठक गए। उसने मुड़कर देखा। जाह्नवी बिस्तर से उतरकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। जाह्नवी ने बहुत ही शांत लेकिन अटल स्वर में कहा, मैं आपके साथ ऑफिस नहीं आ रही हूँ विवान जी। उसकी ये बात सुनकर विवान ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मतलब? क्यों नहीं आ रही हो? विवान को कुछ समझ नहीं आया। दुनिया की हर एक लड़की रॉय ग्रुप की मालकिन बनने का सपना देखती थी, और जाह्नवी इतने बड़े ऑफर को ऐसे ही कैसे ठुकरा सकती है। तभी जाह्नवी ने विवान के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और बहुत ही प्यार से समझा कर कहा, विवान जी, मुझे बिजनेस में, शेयर मार्केट में या कॉर्पोरेट दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो आपकी दुनिया है, आपका जुनून है। मेरी दुनिया कुछ और है। मैं सिर्फ इसलिए आपकी कंपनी की को चेयरपर्सन नहीं बनना चाहती क्योंकि मैं आपकी होने वाली पत्नी हूँ। मैं मुफ्त में या खैरात में कोई ओहदा नहीं लेना चाहती। मैं खुद के दम पर अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। उसकी यह बात सुनकर विवान अवाक खड़ा जाह्नवी को देख रहा था। तभी जाह्नवी ने अपनी बात जारी रखकर आगे कहा, मैं आज से वापस अपने उसी रेस्टोरेंट की जॉब पर जाऊंगी जहां आप मुझे पहली बार मिले थे।
मुझे कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे खाना बनाना, लोगों को खाना खिलाना बहुत पसंद है। मेरी जिंदगी का हमेशा से यही सपना रहा कि मैं एक दिन बहुत बड़ी शेफ बनूं। इसलिए मैं उसी फील्ड में दुनिया को कुछ बनकर दिखाना चाहती हूँ। मेरी अपनी एक अलग पहचान हो। ये कहते हुए जानवी ने गहरी सांस ली, थोड़ा भावुक होकर कहा, और विवान जी, मैं ये भी चाहती हूँ कि दुनिया के लोग, मीडिया या समाज के लोग कल को मेरी तरफ उंगली उठाकर ये न कहें कि मैंने एक अमीर बिजनेसमैन को फंसाकर उसे शादी कर ली और रातों रात अरबपति बन गई। मैं हाना की तरह नहीं कहलाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरी कला, मेरे हुनर, मेरे मेहनत से जाने, और न सिर्फ विवान रॉय की पत्नी के रूप में। उसकी यह बात सुनकर विवान की आंखें नम हो गई। ये लड़की हर एक पल, हर गुजरते सेकंड के साथ उसके दिल में अपनी इज्जत, अपना मुकाम बढ़ाती जा रही थी। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग पैसों के लिए किसी भी का आदमी का कत्ल कर सकते थे, जाह्नवी जैसी लड़की का होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। तभी जाह्नवी की आवाज अचानक रुंध गई। उसकी आंखों में चिंता के बादल गिर आए। उसने चिंता भरे स्वर में आगे कहा, और सबसे बड़ी बात विवान जी, अभी मुझे अपनी माँ और अपने छोटे भाई से भी बात करनी है। आपको तो पता है, पिछले 4 दिनों से मैं आपकी परेशानी और मैं इन सब चीजों में इतनी उलझ गई कि मैंने उनसे एक बार पर फोन पर बात नहीं की। मेरी माँ की तबीयत भी बहुत खराब चल रही है। उन्होंने मुझे कई बार फोन किया होगा, लेकिन मेरा फोन भी मेरे पास नहीं था। मेरी इस गैर मौजूदगी और खामोशी की वजह से वो दोनों गांव में बहुत टेंशन में होंगे। मुझे अभी के अभी उनसे बात करनी है। विवान जाह्नवी की ये बातें सुनकर और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। जाह्नवी का ये स्वाभिमान, उसकी मेहनत करने की लगन और अपने परिवार के प्रति उसकी फिक्र, यही वो बातें थी जिन्होंने विवान को जाह्नवी का दीवाना बना दिया था। विवान ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर जाह्नवी के गाल को छुआ और कहा, ठीक है जाह्नवी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं तुम्हारी भावनाओं की और तुम्हारे स्वाभिमान की बहुत कद्र करता हूँ। अगर तुम बिजनेस में आना चाहती नहीं हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम अपने सपनों को उड़ान दो। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। उसके ये बात सुनकर जाह्नवी के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आई। तभी विवान ने अचानक अपनी एक उंगली को उठाकर एक शर्त रखकर कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम कुकिंग में अपना करियर बनाना चाहती हो तो तुम उस पुराने रेस्टोरेंट में अब एक वेट्रेस की जॉब बिल्कुल नहीं करोगी। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मेरे होने वाली पत्नी लोगों के झूठे बर्तन उठाए। उसकी यह बात सुनकर आगे से जाह्नवी कुछ बोलने ही वाली थी कि विवान ने उसे रोककर अपनी बात पूरी करके कहा, रॉय इंडस्ट्री का हॉस्पिटैलिटी विंग हर साल देश का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित कुकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है। इस कंपटीशन में देश भर से लगभग बेहतरीन शेफ्स हिस्सा लेते हैं, और जो भी इंसान इस कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल करता है उसे हमारे 7 स्टार होटल का हेड शेफ बना दिया जाता है। तुम उस कंपटीशन का हिस्सा लो और उसे जीत कर अपने हुनर को साबित करो। तुम वहां से अपना कुकिंग करियर शुरू कर सकती हो। विवान का यह ऑफर सुनकर जाह्नवी की आंखें एक पल के लिए चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर से झिझक आ गई। उसने तुरंत रिएक्ट करके कहा, नहीं विवान जी, अगर मैं ये कंपटीशन जीत भी गई तो वो आपकी ही कंपनी ऑर्गेनाइज करवा रही होगी, और कंपटीशन मैं अपनी मेहनत से जीत लूंगी तो भी दुनिया वाले, मीडिया वाले, हारने वाले लोग यही कहेंगे कि पार्शलिटी हुई है। अपने ही होने वाली पत्नी को जानबूझकर जितवा दिया। मेरे हुनर पर हमेशा के लिए एक सवाल या निशान बन जाएगा। मैं ऐसा कोई दाग अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहती। जाह्नवी की यह चिंता बिल्कुल जायज थी, लेकिन विवान इस बात से पहले से तैयार था। उसने जाह्नवी के बात को बीच में काट कर कहा, एक बहुत ही आश्वस्त मुस्कान के साथ, नहीं जाह्नवी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी तुम पर या मुझ पर उंगली नहीं उठा सकेगा। उसकी यह बात सुनकर जाह्नवी ने नासमझी से पूछा, वो कैसे? यही विवान ने उसे समझा कर कहा, क्योंकि उस कंपटीशन में जज रॉय इंडस्ट्री के बोर्ड मेंबर्स में या कोई बड़े
फूड क्रिटिक्स नहीं होंगे। उस कंपटीशन के जज आम जनता होती है। हमारी कंपनी का रूल है, कंपटीशन के हर राउंड में सड़क पर चलते हुए किन्हीं भी रैंडम 10 लोगों को रोका जाता है और उन्हें बतौर गेस्ट जज स्टूडियो में लाया जाता है। उन रैंडम लोगों को पता भी नहीं होता कि वो क्या खा रहे हैं और किसने बनाया है। वो सिर्फ खाना टेस्ट करते हैं और अपनी टेस्टिंग के हिसाब से अपने स्वाद के आधार पर पार्टिसिपेंट्स को नंबर देते हैं। ये कहते हुए विवान ने जाह्नवी के कंधों को पकड़कर आगे कहा, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पूरा कंपटीशन नेशनल टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होता है और घर बैठकर शो देखने वाली करोड़ों जनता अपनी फेवरेट डिश और शेफ के लिए लाइव वोटिंग भी करती है। और रैंडम जजेस की जजमेंट और आम जनता के लाइव वोटिंग के आधार पर ही विनर अनाउंस किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में मेरी या मेरी कंपनी का कोई दखल नहीं होता। इसलिए अगर तुम जीतोगी तो वो भी तुम्हारी अपनी मेहनत और तुम्हारे हाथों के जादू से जीतोगी, मेरे नाम से बिल्कुल भी नहीं। विवान की यह बात सुनकर जाह्नवी के दिल को कुछ हद तक तसल्ली मिली। उसे लगा कि यह मौका सच में उसके लिए अपनी काबिलियत साबित करने का एक बेहतरीन मंच हो सकता है। कोई सिफारिश नहीं, कोई पक्षपात नहीं, सिर्फ उसका हुनर, आम लोगों का फैसला। जाह्नवी ने गहरी सांस ली और विवान की बातें मानकर कहा, ठीक है विवान जी, अगर ऐसा है तो मुझे यह मंजूर है। मैं उस कुकिंग कंपटीशन में जरूर हिस्सा लूंगी और आपको जीत कर दिखाऊंगी। उसकी यह बात सुनकर विवान की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने मुस्कुरा कर कहा, दैट्स माय गर्ल। तबे जाह्नवी ने फिर से एक प्यारी सी जिद करके अपने होठे को सिकोड़ लिया और कहा, लेकिन लेकिन जब तक कंपटीशन शुरू नहीं होता तब तक मैं घर पर खाली नहीं बैठूंगी। मैं उसी रेस्टोरेंट में जॉब करूंगी। उसकी यह बात सुनकर विवान ने अपना माथा पीट लिया। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, जाह्नवी, फिर से वही बात। मैंने कहा ना तुम वेट्रेस का काम नहीं करोगी। तबे जाह्नवी ने बहुत ही मासूमियत और प्यार से विवान का हाथ पकड़कर उसे मना कर कहा, प्लीज विवान जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं वहां सिर्फ बर्तन उठाने या सर्व करने नहीं जा रही। बात यह है कि हालांकि मैं वहां एक वेट्रेस की जॉब कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वहां के जो हेड शेफ हैं, रस्तों की अंकल, वो मुझे अपनी सगी बेटे की तरह मानते हैं। उन्होंने मुझे अंदर की कुकिंग के हुनर को पहचाना और जब रेस्टोरेंट में भीड़ कम होती है तो मुझे किचन में बुला लेते हैं और चोरी चोरी नई नई रेसिपीज, मसालों का सही इस्तेमाल, कुकिंग के सीक्रेट सिखाते रहते हैं। वो मेरे गुरु हैं। अगर मुझे कंपटीशन जीतना भी है तो मुझे उनसे और भी बहुत कुछ सीखना होगा। प्लीज विवान जी, मुझे वहां जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, कंपटीशन शुरू होते ही मैं वो जॉब छोड़ दूंगी। ये कहते हुए जाह्नवी की आंखों में मासूमियत और उस काम के प्रति इतना प्यार था कि विवान का दिल पिघल गया। जाह्नवी की इस प्यारी सी जिद के सामने दुनिया के सबसे खूंखार बिजनेसमैन विवान रॉय ने अपने घुटने टेक दिए। वह जाह्नवी को कभी भी किसी चीज के लिए मना तो कर ही नहीं सकता था। इसलिए विवान ने एक लंबी सांस छोड़कर और हार मानकर मुस्कुरा कर कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम आज से वहां जा सकती हो। मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगा। उसकी यह बात सुनकर जाह्नवी खुशी से उछल पड़ी। उसने विमान के गाल पर एक जोरदार चुम्बन जड़कर कहा, थैंक यू सो मच विवान जी। आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। आगे से विवान ने हंसकर अपना गला सहलाकर कहा, चलो अब मेरी तारीफ बंद करो। मुझे बहुत लेट हो रहा है। मुझे आन उस गद्दारों की क्लास लगानी है। अब मैं नहाने जा रहा हूँ। ये कहते हुए विवान अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ मुड़ गया। जाह्नवी ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, आप नहा लो, मैं तब तक अपनी माँ को कॉल कर लेती हूँ। 4 दिन हो गए हैं। वो मेरी बड़ी चिंता कर रही होंगी। पता नहीं उनकी तबीयत कैसी होगी। ये कहते हुए जाह्नवी ने साइड टेबल पर अपना वो पुराना सा टूटा हुआ स्मार्टफोन उठाया। उसने फोन को अनलॉक किया और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर सबसे ऊपर सेव किया हुआ माँ का नंबर डायल कर दिया। फोन को अपने कान पर लगाकर जाह्नवी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वो सोच रही थी कि जब वो अपनी माँ को बताएगी कि उसे आपका सच्चा प्यार मिल गया
और अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, तो उसकी माँ कितनी खुश होगी। लेकिन जाह्नवी की वो मुस्कान बहुत ही कम समय के लिए थी। जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, दूसरी तरफ से किसी घंटे की आवाज नहीं आई, बल्कि एक बहुत ही ठंडी मशीनी कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव की आवाज आई। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बंद है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली स्विच ऑफ। ये कहते हुए और ये सुनकर जाह्नवी के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह एक अजीब से डर और चिंता ने ले ली। उसने फोन को कान से हटाया, स्क्रीन पर नंबर चेक किया कि कहीं गलत नंबर तो डायल नहीं हो गया। नंबर सही था। उसने दोबारा डायल किया और फिर से वही मशीनी आवाज। जाह्नवी को अब बड़ी तेज से चिंता होने लगी। उसकी माँ बहुत दिनों से बीमार चल रही थी। उन्हें अस्थमा और ब्लड प्रेशर्स की गंभीर शिकायत थी। गांव में वो जाह्नवी के छोटे भाई के साथ अकेले ही रहती थी। जाह्नवी का भेजा हुआ पैसा उनकी दवाइयों और घर के खर्च के लिए काम आता था। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए या तूफान, उसकी माँ का फोन आज तक कभी भी किसी भी हालत में स्विच ऑफ नहीं हुआ था। उसकी माँ हमेशा फोन चार्ज रखती थी ताकि जाह्नवी जब चाहे उसे बात कर सके। इसलिए जाह्नवी ने चिंता भरे स्वर में बुदबुदा कर कहा, ऐसा हो सकता है, माँ का फोन बंद, ऐसा तो कभी नहीं होता। उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे किसी अनहोनी की आशंका भी सताने लगी थी। तभी जाह्नवी के पीछे से एक आवाज आई। क्या हुआ जाह्नवी, तुम अचानक इतने टेंशन में क्यों आ गई? क्या माँ फोन नहीं उठा रही? ये की आवाज सुनकर जाह्नवी को रियलाइज हुआ कि विवान अभी तक वॉशरूम गया ही नहीं था। वो वहीं दरवाजे के पास खड़ा होकर बहुत ही प्यार से जाह्नवी के फोन पर बात करते हुए देख रहा था। लेकिन जाह्नवी के चेहरे पर अचानक आई घबराहट देखकर वो भी चिंतित हो गया था। जाह्नवी ने पीछे मुड़कर विवान को देखा। उसकी आंखें डबडबाने लगी। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। जाह्नवी ने बहुत ही चिंता भरे और कांपते हुए स्वर में विवान की बात का जवाब देकर कहा, विवान, फोन तो माँ तब उठाती ना जब उनका फोन लगता। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तब विवान ने थोड़ा सामान्य रूप से कहा, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है, फोन ही तो बंद है। लेकिन आगे से जाह्नवी ने और भी ज्यादा घबरा कर कहा, नहीं विवान जी, आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे बहुत भयंकर चिंता हो रही है। माँ की तबीयत पिछले काफी समय से खराब चल रही थी। कहीं उनको कुछ ना हो गया हो, कहीं वो हॉस्पिटल में तो नहीं है। विवान जी, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की इधर उधर हो जाए, मेरी माँ का नंबर कभी स्विच ऑफ नहीं आता। वो हमेशा अपना फोन अपने पास रखती है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है विवान जी। जाह्नवी की आवाज अब तेज और घबराई हुई हो गई थी। ये कहते हुए जाह्नवी टेंशन के मारे बिस्तर पर बैठ गई और अपने दांतों से अपने नाखून चबाने लगी। यह उसकी पुरानी आदत थी। और जब भी बड़ी ज्यादा घबराती तो नाखून को चबाने लग जाती थी। वहीं जाह्नवी की ये हालात देखकर विवान तुरंत वॉशरूम का दरवाजा छोड़कर उसके पास बिस्तर पर आ गया। उसने जाह्नवी के दोनों कंधों को हाथों में अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया और उसे शांत करवाने की कोशिश करके बहुत ही कोमल आवाज में कहा, जाह्नवी, शांत हो जाओ मेरी जान, प्लीज रिलैक्स। तुम खामखा इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? माँ को कुछ नहीं हुआ होगा। गांव में अक्सर बिजली की प्रॉब्लम रहती है। हो सकता है लाइट ही ना आई हो और फोन की बैटरी लो होकर स्विच ऑफ हो गया हो, या हो सकता है कि फोन कहीं गिरकर खराब हो गया हो सकता है जानवी, तुम नेगेटिव मत सोचो, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। ये कहते हुए विवान ने एक हाथ से जाह्नवी के सिर और उसके कंधे को बहुत ही प्यार से सहलाना शुरू किया। विवान के स्पर्श से जाह्नवी को एक अजीब से गर्माहट और सुरक्षा का एहसास होने लगा। विवान का यूं उसके पास होना उसे थोड़ी हिम्मत दे रहा था। लेकिन एक बेटे का दिल किसी भी तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं था, जब तक वो अपनी माँ की आवाज न सुन ले। तभी जाह्नवी के दिमाग की बत्ती जली। उसे अचानक याद आया। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और अपने फोन की स्क्रीन फिर से ऑन की। अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में तेजी से कुछ स्क्रॉल करने लगी। जाह्नवी ने कुछ उतावलेपन के साथ कहा, एक मिनट विवान जी,
मेरे पास गांव में पड़ोसन सुमित्रा आंटी का नंबर है। उनका घर माँ के घर के बिल्कुल बगल में है। मैं उनको कॉल करती हूँ। वो जाकर मेरी माँ को देखे, मेरे उनसे बात करवा दे, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। उसकी ये बात सुनकर विवान ने हामी में सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ, ये सही रहेगा, तुम्हें उनको कॉल लगाओ और मैं यही हूँ। तभी जानवी ने अपनी कांपते हाथों से सुमित्रा आंटी का नंबर डायल किया। फोन कान पर लगा लिया। फोन की घंटी जाने लगी, ट्रिंग ट्रिंग। हर एक घंटे जाह्नवी के दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। विवान भी जाह्नवी के चेहरे के भावों को बिल्कुल गौर से पढ़ रहा था। करीब 4-5 घंटियों के बाद उधर से फोन उठ गया। पीछे से गांव के मुर्गों के बोलने की और बर्तनों के खटखटाने की आवाजें आ रही थी। तभी उधर से एक देहाती और थोड़ी भारी आवाज आई, हेलो, कौन? फोन उठते ही जाह्नवी ने एक गहरी राहत की सांस ली और तुरंत कहा, नमस्ते सुमित्रा आंटी, मैं जाह्नवी बोल रही हूँ, मुंबई से। तभी उधर से सुमित्रा आंटी ने बहुत ही अपनेपन से जाह्नवी का हालचाल पूछा। अरे जाह्नवी बिटिया, जीती रहो, कैसी है तुम? मुंबई में सब ठीक ठाक है ना? इधर से जाह्नवी ने जल्दबाजी में फॉर्मेलिटी पूरी करके कहा, हाँ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपके घर में सब ठीक हैं? आंटी ने तुरंत कहा, हाँ बिटिया, भगवान की दया से सब ठीक है। तुम बता, सुबह सुबह कैसे याद कर लिया बूढ़ी आंटी को? तभी जाह्नवी ने बिना समय बर्बाद किए मेन बात पर आकर कहा, आंटी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी मदद चाहिए। प्लीज मेरा एक छोटा सा काम करेंगी आप? वो मेरी माँ का फोन नहीं लग रहा, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है आंटी। क्या आप प्लीज अभी के अभी जाकर माँ से बात करवा सकती हैं? प्लीज आंटी, फोन मत काटना, मैं लाइन पर हूँ। जाह्नवी की आवाज में इतनी मेहनत और घबराहट थी कि उसे लगा सुमित्रा आंटी तुरंत दौड़कर उसकी माँ के घर जाएंगी। वहीं विवान भी जाह्नवी के कंधे पर हाथ रखकर इसी बात का इंतजार कर रहा था। लेकिन सुमित्रा आंटी ने उधर फोन पर जो कहा वो ऐसा था जिसने रॉय मेंशन की उस खूबसूरत सुबह को एक भयानक, खौफनाक सपने में बदल दिया। सुमित्रा आंटी की बात सुनकर जाह्नवी के पैरों तले की जमीन पूरी तरह खिसक गई। उसके हाथों से खून का दौरा रुक गया। उसका दिल सच में फटकर उसके मुंह में आ गया और उसकी सांसें गले में अटक कर रह गई। सुमित्रा आंटी ने बहुत ही सहजता और अचरज भरे स्वर में कहा, अरे जाह्नवी बिटिया, तू ये क्या कह रही है? तेरी माँ से मैं कैसे बात कराऊं? वो तो गांव में है ही नहीं। उनकी ये बात सुनकर जाह्नवी का दिमाग सुन हो गया। उसने चौंक कर कहा, क्या? माँ वहां नहीं है? आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? वो इतनी बीमार थी, वो गांव छोड़कर कैसे जा सकती है? तभी सुमित्रा आंटी ने आगे जो बताया वो हर एक शब्द जाह्नवी के सीने में खंजर की तरह उतर रहा था। सुमित्रा आंटी ने उसको बताना शुरू करके कहा, बिटिया, मुझे तो लगा कि तुझे पता होगा। कल रात की ही तो बात है। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। पूरे गांव में सन्नाटा था। तभी अचानक हमारे घर के बाहर बहुत तेज रोशनी हुई और गाड़ियों की आवाज आई। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो तेरे घर के बाहर 3 बड़ी बड़ी काले शीशों वाली लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी थी। इतनी बड़ी गाड़ी तो हमारे गांव में आज तक किसी ने देखी भी नहीं। उनकी ये बात सुनकर जाह्नवी की आंखें खौफ से फटने लगी। विवान भी अब फोन की आवाज सुन पा रहा था क्योंकि वो जाह्नवी के हाथ कांप रहे थे। तभी सुमित्रा आंटी ने आगे कहा, उन गाड़ियों में से कुछ बहुत हट्टे कट्टे काले कपड़े पहने, काले चश्मे पहने कुछ लोग नीचे उतरे और बिल्कुल किसी गुंडे या फिल्म के विलन जैसे लग रहे थे। उन्होंने तेरे घर जाकर दरवाजा खटखटाया। तेरी माँ ने दरवाजा खोला। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं कोई डकैती ना पड़ गई। लेकिन फिर उन काले कपड़े वालों ने तेरी माँ से कुछ बात की और पता है उन्होंने क्या कहा? उनकी ये बात सुनकर जाह्नवी ने तुरंत पूछा, क्या क्या कहा आंटी? जाह्नवी की आवाज अब बिल्कुल एक फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। उसके होठ भी सूख गए थे। तभी सुमित्रा आंटी ने आगे बताकर कहा, उन लोगों ने तेरी माँ से कहा कि शहर से तुमने ही तो उन्हें लेने भेजा है। उन आदमियों ने तेरी माँ से कहा कि जाह्नवी की शहर में एक बहुत बड़े सेठ से शादी पक्की हो गई है और उसने अपनी माँ और छोटे भाई को शहर बुलाने के लिए बड़ी गाड़ियां भेजी है। उन्हें तेरी माँ को कुछ कागज भी दिखाए। तेरी माँ भी तो सुनकर खुशी से पागल हो गई थी।
उनकी ये बात सुनकर जाह्नवी के हाथ से फोन लगभग छूटने वाला था, लेकिन विवान ने उसे सहारा दिया। विवान के चेहरे का भी रंग उड़ चुका था। विवान का तेज दिमाग तुरंत समझ गया कि ये क्या खेल खेला गया है। तभी सुमित्रा आंटी ने बिना रुके ही आगे कहा, बिटिया, तेरी माँ और तेरा छोटा भाई तो इतने खुश थे कि उन्होंने सोचा भी नहीं। उन्होंने जल्द जल्द में अपना सामान बांधा और उन काले कपड़े वाले आदमियों के बड़े ही आराम से वो तेरी उस गाड़ी में बैठ गई। तेरी माँ तो जाते जाते मुझे हाथ भी हिलाकर जा रही थी। इसलिए वो तो कल रात को ही खुशी खुशी उन लोगों के साथ गाड़ियों में बैठकर शहर के लिए निकल गई। मुझे लगा कि तूने ही भेजा होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। और हाँ, वो लोग जाते जाते कह रहे थे, क्या वो लोग वापस गांव में नहीं लौटेंगे? क्या वो लोग अभी तक मुंबई नहीं पहुंचे बिटिया? उनकी ये बात सुनकर जाह्नवी के दिमाग में एक भयंकर धमाका हुआ। उसने कांप कर कहा, नहीं 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 आंटी, मैंने तो कोई गाड़ी नहीं भेजी। जाह्नवी ने कांपते हुए मुंह से बस इतना ही निकला और फोन फिसल कर बिस्तर पर गिर पड़ा। जाह्नवी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसका शरीर सुन पड़ गया था। वो बुत बनकर रह गई थी। वहीं विवान ने तुरंत फोन उठाया और कॉल कट दी। विवान ने जाह्नवी के दोनों कंधों को जोर से झटचार कर कहा, जाह्नवी, जाह्नवी मेरी तरफ देखो जाह्नवी। लेकिन जाह्नवी की आंखों से आंसुओं का एक भयानक सैलाब फूट पड़ा। उसने पागलों की तरह विवान की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और चीख कर रोने लगी। उसने रोते हुए विवान से कहा, विवान, मेरी माँ, मेरे छोटे भाई को कोई ले गया। काले कपड़े वाले लोग, 3 गाड़ियां। विवान, मैंने तो किसी को नहीं भेजा था। मेरी माँ को किसी ने किडनैप कर लिया। मेरी माँ बहुत बीमार है विवान। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। जाह्नवी बुरी तरह से कांप रही थी और हिचकियां लेकर रो रही थी। उसका पूरा वजूद जैसे बिखर गया था। जिस पल उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ सही हो गया है, उसी पल उसकी दुनिया में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसकी जड़ों को ही उखाड़ दिया। विवान ने जाह्नवी को कसकर अपने सीने से लगा लिया। वो उसके बालों को सहला रहा था, उसे शांत करने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन विवान के अपने अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट रहा था। विवान की आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसके जबड़े कस गए थे, उसकी नसें तन गई थी। उसे यह समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि ये किसका काम है। विवान ने दांत पीस कर एक बहुत ही खौफनाक और जहरीली आवाज में कहा, विक्रम रॉय। हाँ, ये विक्रम रॉय का काम था। और कल रात जब विक्रम रॉय मरीन ड्राइव से स्पीड बोट बैठकर भागा तो चुपचाप देश छोड़कर भागने वालों में से नहीं था। विक्रम एक बहुत ही शातिर और क्रूर खिलाड़ी था। जब उसे अपने खबरें से पता चला कि विवान रॉय ने जाह्नवी नाम के एक वेट्रेस की मदद से तिजोरी खोली है, विवान जाह्नवी से बेइंतहा प्यार करने लगा है, तो विक्रम ने विवान की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी कमजोरी बनाने का फैसला कर लिया था। विक्रम जानता था कि वो सीधे विवान पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि विवान अब पुलिस और रॉय इंडस्ट्री की सिक्योरिटी से घिरा हुआ है। इसलिए विक्रम ने अपना जाल उस जगह फेंका जहां कोई सिक्योरिटी नहीं, जाह्नवी के गांव में। विक्रम ने अपने सबसे खतरनाक पेशेवर गुंडों को कल रात गांव में भेज दिया था। धोखे से जाह्नवी की मां बीमार मासूम भाई को अगवा कर लिया था। विक्रम ने चाल इसलिए चली क्योंकि वो जाह्नवी के परिवार की जान के बदले विवान रॉय से अपनी उसकी पूरी कंपनी, सबूत और दौलत वापस मांग सके। तभी जाह्नवी ने सिसक कर कहा, विवान, प्लीज मेरी माँ को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो विवान। जाह्नवी विवान के सीने में मुंह छुपाकर बिलक बिलक कर रो पड़ी। उसका हर एक आंसू विवान के दिल पर एक हथौड़े की तरह लग रहा था। विवान ने जाह्नवी का चेहरा अपने हाथों में उठाया। जाह्नवी के आंसुओं को अपने अंगूठे से पोंछकर विवान ने एक बहुत ही अटल और खूंखार पत्थर जैसी मजबूत कसम खाकर कहा, जाह्नवी, मेरी आंखों में देखो, मैं विवान रॉय हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई का सिर पर एक बाल भी बांका नहीं होगा। जिसने भी उन्हें हाथ लगाने की जरूरत की है, मैं पाताल चीर कर भी उसे बाहर निकालूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कसम है। तुम बिल्कुल मत घबराओ।
मैं अभी सब कुछ ठीक करता हूँ। ये कहते विवान ने जाह्नवी को बिस्तर पर लेटाया और उसे पानी का गिलास दिया। फिर वो उठा। उसने अपना सिल्क रोब उतारा और अलमारी से तेजी से कपड़े निकालने लगा। उसका वो रूमानी और शांत रूप अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसकी जगह अब एक ऐसे खूंखार और जानलेवा इंसान ने ले ली थी, जो अपने प्यार की हिफाजत के लिए पूरी दुनिया को आग लगाने के लिए तैयार था। विवान ने अपना फोन उठाया और सिक्योरिटी हेड मेजर राठौड़, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, उन्हें कॉल लगाया। विवान की आवाज में एक ऐसी कड़क थी जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। उसने फोन पर दहाड़ कर कहा, राठौड़, मुझे रॉय ग्रुप की पूरी प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स अभी के अभी पूरी तरह से हथियारों के साथ तैयार चाहिए। मेरे चॉपर को मेंशन के हेलीपैड पर रेडी रखो। जाह्नवी के गांव के रास्ते में जितने भी टोल प्लाजा है, उनके कल रात के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। मुझे उन 3 काले एसयूवी गाड़ियों की लोकेशन 5 मिनट के अंदर मेरे फोन पर चाहिए। जाह्नवी के गांव में उसकी माँ और भाई को लेकर वो गए हैं। अगर पुलिस इसमें टांग अड़ाए तो कमिश्नर को मेरी तरफ से बोल देना कि वान रॉय अब कानून अपने हाथ में लेने जा रहा है। उसके ये बात सुनकर राठौड़ ने बिना कोई सवाल किए तुरंत कहा, यस बॉस, मैं अभी ऑपरेशन शुरू करवाता हूँ। उसकी ये बात सुनते ही विवान ने फोन काट दिया। कॉल कटने के बाद विवान ने अपनी गन, जो हमेशा सीक्रेट लॉकर में रहती थी, बाहर निकाली और उसे लोड कर अपनी बेल्ट में लगा लिया। उसने मुड़कर जाह्नवी की तरफ देखा, जो अभी डरी और सहमी हुई बिस्तर पर बैठी थी। तब विवान ने उससे कहा, जाह्नवी, तुम इसी कमरे में रहोगी। राठौड़ के बेहतरीन कमांडोज इस पर पहरा देंगे। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। लेकिन आगे से जाह्नवी ने तुरंत उठ कर कहा, नहीं विवान, मैं आपके साथ चलूंगी। वो मेरी माँ है। ये कहते हुए विवान के पास आ गई। तब विवान ने बड़े ही प्यार से उसे गले लगाया और उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, नहीं जाह्नवी, वहां जो होने वाला है वो तुम नहीं देख पाओगे। ये बिजनेस की जंग नहीं है, ये खून की जंग है। विक्रम रॉय ने मेरी जान के परिवार पर हाथ डालने कर अपनी मौत को दावत दी है। मैं तुम्हारी माँ को बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। तुम बस अपना मुझ पर भरोसा रखो। तभी जाह्नवी ने रोकर विवान को कसकर पकड़ लिया और कहा, प्लीज विवान, उन्हें कुछ मत होने देना और अपना भी ध्यान रखना। आगे से विवान ने जाह्नवी के माथे को चूम कर कहा, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। ये कहते वो झटके में मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। रॉय मैंसन की वो खूबसूरत सुबह अब एक बहुत ही खौफनाक हिंसक जंग के मैदान में तब्दील हो चुकी थी। विक्रम रॉय ने एक सोए हुए शेर को छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी और अब उसे उसका अंजाम भुगतना ही था। विवान रॉय अपनी मंजिल की तरफ निकल चुका था और आज उसके रास्ते में आने वाला कोई भी इंसान जिंदा बचने वाला नहीं था। रॉय मैंशन के उस आलीशान मास्टर बेडरूम का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हुआ और उसी के साथ विवान रॉय का वो रोमानी, कोमल और शांत रूप भी हमेशा के लिए उस कमरे के अंदर ही पीछे छूट गया। अब जब शख्स सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, वो कोई आशिक नहीं, और वो राय ग्रुप का इंडस्ट्री का खूंखार, अजय और खौफनाक चेयरमैन था, जिसके नाम से कॉरपोरेट दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर कांपते थे। आज उसकी आंखों में जो ज्वाला भड़क रही थी, वो किसी बिजनेस डील के टूटने की नहीं थी, बल्कि उसके प्यार, उसके जाह्नवी के आंसुओं की थी। विक्रम रॉय ने जाह्नवी के परिवार पर हाथ डालकर मौत के सबसे खौफनाक दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। नीचे हॉल में पहुंचते ही विवान ने देखा कि उसका चीफ ऑफ सिक्योरिटी मेजर राठौड़ अपने पूरी टेक्टिकल गियर और हथियारों के साथ मुस्तैद खड़ा था। राठौड़ के साथ 15 अन्य प्राइवेट कमांडो थे, जो काले लिबास में थे, बुलेट प्रूफ वेस्ट, एडवांस हथियारों से लैस। ये कोई आम सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। रॉय इंडस्ट्री की वो प्राइवेट आर्मी थी, जो सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसी में ही एक्टिव किया जाता था। तब विवान ने अपनी कड़क आवाज में पूछा, रिपोर्ट मेजर। विवान की आवाज में एक ऐसी कड़क और सत्ता की थी जो फौजी जनरल से कम नहीं थी। आगे से मेजर राठौड़ ने अटेंशन करके कहा, सर, हमारी साइबर टीम ने टोल प्लाजा के सीसीटीवी हैक कर लिए।
कल रात 2:30 पर वो 3 काली एसयूवी गाड़ी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे की तरफ नहीं, बल्कि पालघर के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ गई है। हमने सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया और वो गाड़ियां पाल भर के एक बहुत ही पुराने खंडर हो चुके शिपयार्ड के अंदर जाकर रुक गई। वो इलाका पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है। वहां चारों तरफ से लोहे का कबाड़ और समंदर का दलदल है और विक्रम रॉय वहीं छुपा है। उसके ये बात सुनकर विवान की आंखों में एक बर्फीली क्रूरता आ गई। उसने अपनी सर्द आवाज में कहा, शिपयार्ड? विक्रम हमेशा से चूहों की तरह छुपने में माहिर रहा है। चौपर रेडी है? राठौड़ ने थोड़ी चिंता करके कहा, यस बॉस। मेंशन के हेलीपैड पर चौपर स्टार्ट है, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। हमारे इन्फॉर्मेर्स के मुताबिक विक्रम के पास वहां करीब 40 से 50 हथियारबंद गुंडे हैं, जो कि जानवी मैम की माँ और उनके भाई कब्जे में हैं। तो अगर हम सीधा हमला करेंगे तो विक्रम उन्हें डाल बना सकता है। हमें बहुत संभल कर अंदर घुसना होगा। विवान ने अपनी बेल्ट में लगी ग्लोक 19 को एक बार निकाल कर चेक किया और उसे लोड किया और वापस रखकर बहुत ठंडी आवाज में कहा, मैं वहां कोई नेगोशिएशंस करने नहीं जा रहा राठौर। विक्रम रॉय ने मेरी होने वाली पत्नी के आंखों में आंसू दिए। आज उस शिपयार्ड में खून की नदियां बहेंगी। मुझे मेरी होने वाली सास और मेरा साला बिना एक क्रोंच के सुरक्षित चाहिए। बाकी जो भी रास्ते में आए, शूट टू किल। चलो। ये कहते हुए तेजी से कदमों से छत छत की तरफ बढ़ा, जहां एक विशाल काले रंग का ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर उसके इंतजार में ब्लेड्स घुमा रहा था। रोडर की कान फोड़ू आवाज और तेज हवा के बवंडर के बीच विमान और मेजर राठौड़ अपने कमांडोज के साथ चौपर में सवार हुए। कुछ ही सेकंड में एक विशाल मशीन रॉय मैंशन की छत से उड़ी और मुंबई के आसमान को चीरती हुई पालघर की दिशा में एक खौफनाक शिकारी की तरह दौड़ पड़ी। चौपर के अंदर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। विवान एक हेडसेट पहने हुए अपनी सीट पर बैठा था। उसका जबड़ा कसा हुआ था और आंखें खिड़की से बाहर मीलों दूर उस शिपयार्ड की तरफ गड़ी थी। उसके दिमाग में जाह्नवी का वो रोता हुआ तड़पता हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। विवान, प्लीज मेरी माँ को बचा लो। विवान ने अपनी मुट्ठियां इतनी कस ली कि उसके हाथों की नसें नीली पड़ने लगी। वो आज विक्रम रॉय को उसकी मौत देने वाला था। इसी समय पालघर के उस सुनसान और खौफनाक शिपयार्ड में माहौल किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। जंग खाए हुए विशालकाय पानी के जहाजों के कंकाल चारों तरफ बिखरे पड़े थे। जमीन पर कीचड़, तेल, सड़े हुए पानी की बदबू फैली थी। इसी कबाड़ के बीचों बीच एक बहुत बड़ा टिन का छत वाला गोदाम था। गोदाम के अंदर एक पुरानी लोहे की कुर्सी पर विक्रम रॉय बैठा था। उसके चेहरे पर कल रात की हार की बौखलाहट और आज की इस चाल की शैतानी खुशी का मिला जुला भाव था। उसने एक गंदा सा जैकेट पहना था और हाथ में सिगार दबाए हुए था। गोदाम के चारों तरफ उसके खूंखार गुंडे AK-47 और देशी कट्टे ताने बिल्कुल तैयार खड़े थे। और गोदाम के बीचों बीच जमीन पर बिछे एक गंदे बोरे पर जाह्नवी की माँ सावित्री देवी और उसका 15 साल का छोटा भाई रोहन बैठे हुए थे। उनके हाथ पीछे की तरफ मोटी रस्सियों से बंधे हुए थे। उनके चेहरे पर खौफ, आंसू और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। सावित्री देवी को अस्थमा का अटैक आ रहा था। वो बुरी तरह से खांस रही थी और उनकी सांसें उखड़ रही थी। छोटा रोहन अपनी माँ को इस हालत में देखकर रो रहा था और बार बार उन गुंडों से भीख मांग रहा था। उसने उन गुंडों के आगे गिड़गिड़ा कर कहा, प्लीज प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। उन्हें दवाई की जरूरत है। तुम लोगों ने तो कहा था कि मेरी दीदी ने हमेशा हमें शहर में बुलाया है, तो मेरी दीदी कहाँ है? तब विक्रम रॉय कुर्सी से उठा। उसके जूतों की खड़खड़ की आवाज गोदाम में गूंज गई। वो सावित्री देवी के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपने सिगार का धुआं उनके खांसते हुए चेहरे पर छोड़ दिया। तब विक्रम ने एक बहुत ही भद्दी और क्रूर हंसी हंसकर रोहन की तरफ देखकर कहा, तेरी दीदी तेरी दीदी इस वक्त मेरे उस नालायक भतीजे विवान रॉय के साथ महल में ऐश कर रही होगी। उसे यह भी नहीं पता कि विवान रॉय से प्यार करने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। तभी सावित्री देवी ने अपनी खांसती हुई आवाज में हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, हम गरीब लोग हैं। हमारा किसी से कोई बैर नहीं। मेरी जानवी बहुत सीधी बच्ची है, प्लीज हमें जाने दो।
भगवान आपका भला करेगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से विक्रम ने जोर से ठहाका लगाकर कहा, भगवान, यहाँ मेरा राज चलता है बुढ़िया, और तेरी बेटी ने जो मेरे साथ किया उसकी सजा तुम दोनों को मौत के रूप में मिलेगी। बस एक बार विवान यहाँ आ जाए। मैंने उसे मैसेज भिजवा दिया है कि वो अपनी उस कुतिया के रोने पर यहाँ दौड़ता आएगा, और जैसे ही वो आएगा मैं उससे उसके सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी कंपनी के शेयर्स अपने नाम पर करवाऊंगा, ये लाल फाइल जलवाऊंगा, और उसके बाद। ये कहते विक्रम ने बेल्ट से एक भारी रिवॉल्वर निकाली और ठंडी नीली रोहन के माथे पर सटा दी। रोहन डर के मारे चीख पड़ा और सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। तब विक्रम ने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, उसके बाद मैं विवान के सामने तुम दोनों को दिमाग पर दीवार पर बिखेर दूंगा। फिर मैं विवान को तड़पा तड़पा कर मारूंगा, और अंत में तेरी उस जानवी को नहीं छोड़ूंगा। विक्रम की आंखों में खून उतर आया था। कल रात जो बेइज्जती उसके पूरे देश में हुई थी, वो उसका उन बेसहारा परिवार से बदला लेना चाहता था। लेकिन विक्रम इस बात से अनजान था कि मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। गोदाम से करीब 1 किलोमीटर दूर दलदल और कबाड़ के बीच विमान का ब्लैक हेलीकॉप्टर बिना किसी शोर शराबे के लैंड कर चुका था। यह एक स्टेल्थ लैंडिंग थी, जिसका रडार या इंजन पर कोई शोर नहीं। इसके बाद विमान और उसके कमांडो चौपर से बाहर निकले। राठौड़ ने अपने हाथ के इशारे से टीम को 3 हिस्सों में बांटकर कहा, अल्फा टीम गोडाउन के पिछले दरवाजे से, ब्रावो टीम स्नाइपर्स के ऊपर क्रेन पर पोजीशन लो, और चार्ली टीम बॉस के साथ मेन गेट से जाएगी। रिमेंबर द रूल, नो मिस्टेक्स। वही विवान ने अपना ब्लैक कोट उतारा और अपना शरीर की आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली। उसके हाथों की नसें और बाइसेप्स का कसाव बता रहा था कि वो शरीर रोग से कितना खतरनाक है। उसने एक असोल्ट राइफल राठौड़ के हाथों में से लेकर कहा, मैं लीड करूंगा। तभी राठौड़ ने कुछ कहने की कोशिश करके कहा, सर ये रिस्की है। लेकिन आगे से विवान ने उसको बीच में टोक कर कहा, मैंने कहा मैं लीड करूंगा। विवान की आंखों का खौफनाक मंजर देखकर राठौड़ चुप हो गया। इसके बाद टीम खामोशी से गोदाम की तरफ बढ़ने लगी। बाहर पहरा दे रहे विक्रम के गुंडों को भनक तक नहीं लगी कि उनके साथ क्या होने वाला था। एक गुंडा जो कंटेनर के पास सिगरेट पी रहा था, अचानक पीछे से एक कमांडो ने आकर उसके मुंह पर हाथ रखा और उसकी गर्दन एक झटके में मरोड़ दी, और बिना आवाज के जमीन पर गिर पड़ा। टीम ब्रावो ने स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली थी। लेजर साइट्स गोदाम की टूटी हुई खिड़कियों से अंदर विक्रम के आदमियों के सिर पर लॉक हो चुकी थी। विमान मेन लोहे के शटर के पास पहुंचा। उसने राठौड़ को इशारा किया। राठौड़ ने शटर के लॉक पर एक छोटा सा सीप और एक्सप्लोजिव लगाकर काउंटडाउन शुरू करके कहा, 3, 2, 1 ब्रीथ। तभी धड़ाम एक भयानक धमाके के साथ गोदाम का विशाल लोहे का शटर हवा में उड़ गया। धूल धुआं चिंगारियों का एक गुबार उठ गया। विक्रम और उसके गुंडे इस अचानक हुए धमाके से बुरी तरह चौंक गए। वो कुछ समझ पाते उससे पहले धुएं को चीरती हुई गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कमांडोज ने अपनी साइलेंसर लगी गन से पिछले झपकते ही 8-10 गुंडों को जमीन पर लेटा दिया। तभी धुएं के बीच से एक परछाई निकली। वो विवान रॉय था। उसके हाथों में राइफल थी और उसका चेहरा किसी अमराज से कम नहीं लग रहा था। विक्रम रॉय ने चीख कर कहा, विवान। उसने तुरंत सावित्री देवी के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और आगे उसको ढाल बनाकर रिवॉल्वर उसके सिर पर तान दिया। विक्रम ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, गोली चलाना बंद करो विवान, वरना मैं इस बुढ़िया का भेजा उड़ा दूंगा। उसकी ये धमकी सुनते ही विवान ने अपना हाथ उठाया। कमांडोज की फायरिंग तुरंत रुक गई। गोदाम में अब सिर्फ बारूद की महक और रोहन के सिसकने की आवाज थी। तब विवान धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ा। उसकी आंखें सावित्री देवी और रोहन पर टिक गई। उनकी वो हालात देखकर विवान के सीने में जो दर्द हुआ, वो किसी भी गोली के घाव से ज्यादा गहरा था। वो जाह्नवी का परिवार था और जिसे विवान ने अपनी जिम्मेदारी मान लिया था। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, छोड़ दो उन्हें विक्रम, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मैंने तुम्हारी सल्तनत छीनी। इन बेगुनाह लोगों का इनसे कोई लेना देना नहीं। इन्हें जाने दो। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा।
ये कहते हुए विवान की आवाज में चीख पुकार नहीं बल्कि एक खौफनाक शांति थी जो तूफान के आने के पहले की थी। विक्रम ने घिनौनी हंसी हंस कर कहा, जो मैं चाहूंगा, तू क्या देगा मुझे? तूने कल रात नेशनल टीवी पर मुझे नंगा कर दिया। मेरे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। पुलिस मेरे पीछे कुत्तों की तरह पड़ी है। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तेरी उस जानवी की दुनिया उजाड़ूंगा। तभी सावित्री देवी ने विवान की तरफ देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह आदमी कौन है। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, बाबूजी, आप कौन हैं? और मेरी जानवी कहाँ है? आगे से विवान की आंखों में एक पल के लिए नमी आ गई, लेकिन उसने तुरंत अपने गुस्से से ढक कर कहा, माँ जी, मैं जानवी का होने वाला पति हूँ। मेरा नाम विवान रॉय है। आप बिल्कुल मत घबराइए। मैं आपको यहाँ से सुरक्षित लेकर जाने आया हूँ। जानवी घर पर आपका इंतजार कर रही है। जानवी का होने वाला पति सुनकर सावित्री देवी और रोहन की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन विक्रम के हाथ में गन देखकर वो उम्मीद फिर से दोबारा डर में बदल गई। तब विक्रम ने चिल्लाकर कहा, बड़ा पारिवारिक मिलन हो रहा है। विवान, अपनी गन नीचे फेंक और अपने इन पालतू कुत्तों को बाहर जाने को कहे। अगर किसी ने चालाकी की तो इस बुढ़िया का सिर धड़ाम से अलग हो जाएगा। उसकी धमकी सुनकर आगे से विवान ने बिना एक सेकंड सोचे अपनी राइफल जमीन पर फेंक दी। उसने राठौड़ को इशारा किया। राठौड़ और बाकी कमांडोज अपनी बंदूक नीचे करके 2 कदम पीछे हट गए, लेकिन वो अलर्ट थे। वह उनको जाता देखकर विक्रम ने मुस्कुरा कर कहा, गुड बाय। अब मैंने जो पेपर्स मेरे वकील से तैयार करवाए थे वो मेरी जेब में है। मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कंपनी के शेयर, सब कुछ मेरे नाम वापस ट्रांसफर कर। वो लाल फाइल कहाँ है? तभी आगे से विवान ने सच बताकर कहा, लाल फाइल पुलिस और कोर्ट के पास पहुंच चुकी है विक्रम। उसे अब दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती, लेकिन कंपनी के शेयर्स, हाँ, मैं वो तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। विक्रम ने बौखला कर कहा, तो कर, अभी कर। अपने फोन से डिजिटल सिग्नेचर कर। उसकी गन का बैरल सावित्री देवी की कनपटी पर जोर से दबा हुआ था। तभी आगे से विवान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला। वो स्क्रीन पर कुछ टाइप करने लगा, लेकिन विक्रम यह नहीं जानता था विवान कोई पेपर साइन नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने स्मार्ट वॉच से बाहर क्रेन पर बैठे अपने स्नाइपर को एक सीक्रेट गो कोड भेज रहा था। तब विवान ने अपनी नजरें फोन पर गड़ा कर रखकर कहा, मैं साइन कर रहा हूं विक्रम, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम हमेशा से इतने लालची और घटिया कैसे हो सकते हो? मेरे पिता ने तुम्हें अपने सगे भाई से बढ़कर माना। उन्होंने कंपनी का आधा हिस्सा तुम्हें दिया, फिर भी तुमने उन्हें धोखा दिया। तुमने मेरे साथ भी धोखा किया। उसकी यह बात सुनकर आगे विक्रम ने चिल्ला कर कहा, क्योंकि तेरा बाप बेवकूफ था। वो लोगों की भलाई में लगा रहता। बिजनेस भलाई से नहीं, क्रूरता से चलता है। मुझे इस कंपनी का राजा बनना था और तुम्हारे पिता ने वसीयत में सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। मुझे भीख में दी हुई आधी कंपनी नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए था। तभी आगे से विवान ने अपने फोन अपने जेब में वापस रखकर अपनी नजरें विक्रम की आंखों में मिलाकर कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी विक्रम। तुम्हें लगता है कि सब कुछ छीनने से इंसान राजा बन जाता है, लेकिन असल राजा तो वो होता है जो अपनों के लिए अपना सब कुछ लुटा दे। उसी पल विमान के स्मार्ट पोर्च पर एक हल्की सी बीप हुई। स्नाइपर का निशाना सेट हो चुका था। तभी विक्रम ने गन का ट्रिगर दबाने के लिए अपनी उंगली कसकर कहा, अब बहुत हो गया तेरा भाषण, साइन कर जल्दी। लेकिन आगे से डरने की बजाय विवान ने पूरी ताकत से दहाड़ मार कर कहा, राठौर, नाउ। उसी सेकंड फिक फिक गोदाम की टूटी हुई छत से 2 स्नाइपर गोलियां बिजली की रफ्तार से अंदर आई। पहली गोली सीधा विक्रम के उस हाथ की कलाई के आर पार हो गई जिसमें उसने गन पकड़ी थी, जिसकी वजह से विक्रम के मुंह से एक भयानक दर्दनाक चीख निकली। उसके हाथ से रिवॉल्वर छिटक कर दूर जा गिरा। दूसरी गोली विक्रम के ठीक बगल में खड़े उसके सबसे खूंखार गुंडों के घुटने में लगी, जिससे वह धराशायी हो गया। जैसे ही विक्रम की पकड़ सावित्री से छूटी, विवान एक भूखे चीते की तरह हवा में उछला। वो सीधा विक्रम और सावित्री देवी के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने सावित्री देवी और रोहन को अपने मजबूत कंधों से पीछे की तरफ धकेला ताकि वो जल्दी से सुरक्षित हो जाएं। और फिर शुरू हुआ वो खौफनाक तांडव।
कमांडोज ने पलक झपकते ही विक्रम के बाकी बचे गुंडों पर गोलियों की बारिश कर दी। विक्रम के गुंडे जो अचानक हुए हमले और बिल्कुल वो तैयार नहीं थे, गाजर मूली की तरह कट कर जमीन पर गिरने लगे थे। लेकिन विवान ने किसी को भी विक्रम पर गोली चलाने से मना कर दिया था। विक्रम का हिसाब विवान अपने हाथों से करने वाला था। विवान ने विक्रम का कॉलर पकड़ा और उसे झटके में हवा में उठाकर जोरदार मुक्का मारा। विवान का पहला मुक्का विक्रम के जबड़े पर इतनी जोर से पड़ा कि उसके दो दांत टूटकर नीचे गिर गए। विवान ने दहाड़ कर कहा, यह मेरी कंपनी छीनने के लिए। उसने दूसरा मुक्का मारा। नाक की हड्डी चटकने की आवाज आई। फिर उसने दहाड़ कर कहा, यह मेरे पिता के विश्वास को तोड़ने के लिए। फिर उसने तीसरा मुक्का उसके पेट में मारा और कहा, यह मेरी जाह्नवी की मां को हाथ लगाने के लिए। तूने उस लड़की को रुलाया जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया था। मैं तुझे तेरी मौत मारूंगा विक्रम, कि नर्क में तुझे जगह भी नहीं मिलेगी। ये कहते हुए विवान ने विक्रम को जमीन पर पटक दिया। पागलों की तरह उस पर लात और मुक्कों की बरसात कर दी। विक्रम का चेहरा खून से लथपथ हो चुका था और रहम की भीख मांग रहा था। उसने विक्रम के आगे गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे मुझे छोड़ दे विवान, मैं तेरा चाहता हूं, प्लीज। लेकिन विवान के कानों में सिर्फ जाह्नवी की आवाज ही गूंज रही थी। तभी सावित्री ने कांपती आवाज में कहा, रुक जाइए बाबूजी, उसे मत मारिए। ये आवाज सुनते ही विवान के हाथ वहीं रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, सावित्री देवी रोहन के सहारे खड़ी थी। उसके हाथ आंसू से कांप रहे थे। तभी सावित्री ने रोकर कहा, आप मेरे होने वाले दामाद हैं। आप इतने अच्छे इंसान हैं, इस पापी के खून से अपने हाथ मत रंगिए। इसे कानून के हवाले कर दीजिए। मेरी बेटी को एक कातिल पति नहीं, एक भगवान जैसा इंसान चाहिए। दामाद और जाह्नवी का नाम सुनते ही विवान के अंदर का वो भड़कता हुआ ज्वालामुखी अचानक शांत हुआ। उसकी मुट्ठियां ढीली पड़ने लगी। वो हाँफ रहा था। उसने विक्रम के खून से सने अपने हाथ को पीछे हटा लिया। उसने राठौड़ की तरफ इशारा किया। तभी विवान ने विक्रम की तरफ थूक कर कहा, इस कीड़े को उठाओ राठौड़ और इसे पुलिस कमिश्नर के हवाले कर दो। मैं एक श्योर कि इसे जेल की सबसे अंधेरी और सड़ी हुई कोठरी में रखा जाए। इसे घावों पर कोई इलाज न करने दिया जाए। ये तड़प तड़प कर मरेगा, अपनी मौत की भीख मांगेगा, और वही इसकी असली सजा है। उसकी ये बात सुनते ही कमांडोज ने विक्रम को घसीट कर उठा लिया। विक्रम अब एक जिंदा लाश बन चुका था। उसका गुरूर, उसकी चालाकी, सब कुछ विवान रोए के जूतों के नीचे कुचला जा चुका था। वही विवान ने अपनी शर्ट को ठीक किया और बहुत ही आदर और कोमलता के साथ चलकर सावित्री देवी और रोहन के पास पहुंचा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सावित्री देवी के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। सावित्री देवी अवाक रह गई। इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े एम्पायर का मालिक, और उसके जैसी एक गरीब औरत के पैर छू रहा था। तब विवान ने बहुत ही विनम्रता से कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मेरी वजह से आपको और रोहन को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। इन दुश्मनों ने मुझ पर वार करने के लिए आपका सहारा दिया। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद दुनिया की कोई भी ताकत आप तक नहीं पहुंच पाएगी। सावित्री ने रोते हुए विवान के सिर पर हाथ रखा और गले लगाकर कहा, तुम तो सच में भगवान है बेटा। मेरी जाह्नवी बड़ी खुशनसीब है कि तेरे जैसा जीवन साथी मिला। अब बस मुझे मेरी बच्ची के पास ले चल। रोहन भी विवान से लिपट गया। उसने कहा, हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जीजू। आपने तो इन सबको ऐसे मारा जैसे फिल्म के हीरो मारते हैं। रोहन के मुंह से जीजू सुनकर विवान के चेहरे पर खौफनाक दिन के पहले सच्ची और खूबसूरत मुस्कान आ गई। तभी उसने कहा, चलो रोहन, तुम्हारी दीदी घर पर हमारा इंतजार कर रही है। इसके बाद वो बाहर आकर तीनों हेलीकॉप्टर में बैठे। रोटर की आवाज फिर से गूंजी और चौपर ने उड़ान भर ली। चौपर में बैठी सावित्री देवी और रोहन मुंबई के उस आलीशान आसमान और नीचे दिखते समंदर को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो हेलीकॉप्टर में बैठेंगे। इसी समय इधर रॉय मैंशन में जाह्नवी की हालत पागलों के जैसे हो रखी थी। जब से विवान गया था उसने ना कुछ खाया था, न ही पानी का एक घूंट पिया था। वो उसी मास्टर बेडरूम में खिड़की के पास फर्श पर बैठी हुई थी। उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे और लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना करके कहा,
हे भगवान, मेरी माँ को बचा लेना, मेरे भाई की रक्षा करना और मेरे विवान जी को सुरक्षित वापस लाना। मैं इसके बदले अपनी सारी खुशियां आपको दे दूंगी। हर एक गुजरता हुआ सेकंड जानवी के लिए बड़ी साल साल के बराबर लग रहा था। करीब 2 घंटे के उस दर्दनाक इंतजार के बाद अचानक रॉय मैंशंस के ऊपर आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज आई, जिसको सुनते ही जानवी झटके से खड़ी हुई और उसने खिड़की से बाहर देखा। वही काला ट्विन इंजन वाला हेलीकॉप्टर मैंशन हेलीकॉप्टर हेलीपैड की तरफ बढ़ रहा था। जानवी के दिल की धड़कन रुक गई। क्या विमान सुरक्षित है? क्या उसकी माँ उसके साथ है? और बिना सेकंड गवाए नंगे पैर पागलों की तरह कमरे से बाहर भागी। छत का दरवाजा उसने जोर से धकेला। चॉपर के ब्लेड अभी भी घूम रहे थे, जिसकी वजह से बड़ी तेज हवा भी चल रही थी। जानवी के बाल हवा में उड़ रहे थे और उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा ताकि वो धूल से बच जाए। तभी चॉपर का दरवाजा खुला। सबसे पहले विवान बाहर निकला। विवान ने जाह्नवी को छत पर खड़े देखा और मुस्कुराकर चॉपर के अंदर की तरफ हाथ बढ़ाया। विवान के सहारे से एक बूढ़ी साड़ी पहनी हुई औरत और एक छोटा लड़का बाहर निकला। उसे देखते ही जाह्नवी की आंखों में अविश्वास की एक लहर फूट पड़ी थी। वो अब बंद हो गई थी। उसने चिल्लाकर कहा, माँ, रोहन। वो दौड़ पड़ी। सावित्री देवी ने अपनी बेटी को देखा और उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। जाह्नवी जाकर सीधा अपने माँ के गले लग गई। वो इतनी जोर से रो रही थी कि उसकी आवाज चौपर के शोर में भी सुनाई दे रही थी। जाह्नवी ने अपनी चिंता जाहिर करके अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं? रोहन, तो ठीक है ना मेरे बच्चे? आगे से सावित्री देवी ने अपनी बेटी का माथा चूम कर उनको कहा, हम बिल्कुल ठीक है मेरी बच्ची। तेरे इस फरिश्ते ने हमें खरोंच तक नहीं आने दी। तूने बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है जाह्नवी। ये इंसान नहीं, साक्षात देवता है। तभी रोहन ने जाह्नवी से लिपट कर कहा, दीदी, जीजू तो बहुत खतरनाक फाइटर हैं। उन्होंने उन सारे गुंडों को ऐसे पीटा जैसे सुपर हीरो पीटता है। विमान वहीं हेलीपैड के किनारे खड़ा, हाथों को अपनी जेब में डाले, बहुत ही सुकून भरी और प्यार से लबालब मुस्कान के साथ इस परिवार के मिलन को देख रहा था। तभी जाह्नवी ने अपनी माँ और भाई को छोड़ा, धीरे धीरे कदम बढ़ाकर विमान के पास आई। उसके पास शब्द नहीं थे, दुनिया की कोई भी भाषा, कोई भी डिक्शनरी इस वक्त जाह्नवी की उस कृतज्ञता और उस अथाह प्रेम को बयां नहीं कर सकती थी, जो वह विवान के लिए महसूस कर रही थी। जाह्नवी ने बिना कुछ कहे दोनों हाथ विवान की गर्दन में डाले और उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसने अपना सिर विवान के सीने पर रख दिया, ठीक उसी जगह जहां विवान का दिल धड़क रहा था। उसने बहुत ही सम्मान भरे स्वर में कहा, थैंक यू। तुमने आज मेरी माँ को नहीं बचाया विवान, आपने मेरी जान बचा ली। मैं आपके इस कर्जदार की जिंदगी भर रक्षा करूंगी। विवान ने जाह्नवी की पीठ को सहलाकर उसके माथे को चूमकर कहा, प्यार में कोई कर्ज नहीं होता जाह्नवी। जो तुम्हारा परिवार है वो मेरा भी तो है। आपसे ये माँ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। उसके बाद सुनकर जाह्नवी ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें प्यार से चलचला रही थी। तो विवान ने बहुत ही कोमलता से अपने अंगूठे से जाह्नवी के आंसुओं को पोंछा और बहुत मुस्कुरा कर कहा, चलो अब रोना बंद करो। माँ और रोहन बहुत थक गए हैं, उन्हें आराम की जरूरत है और हमें भी बहुत से काम करने हैं। ये कहते हुए विवान ने जाह्नवी का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ से सावित्री देवी को सहारा दिया और नीचे आ गई। नीचे लिविंग रूम में सारा स्टाफ उनका इंतजार कर रहा था। तब विवान ने मिस्टर फर्नांडिस को ऑर्डर देकर कहा, फर्नांडिस, माँ और रोहन के लिए फर्स्ट फ्लोर का सबसे बड़ा और सबसे आरामदायक गेस्ट रूम तैयार करो। घर के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। माँ का पूरा चेकअप करो। किचन में कहो कि आज का खाना बहुत ही सादा और स्वादिष्ट होना चाहिए, बिल्कुल माँ के हाथों के जैसा। उसका यह ऑर्डर सुनते ही फर्नांडिस ने सम्मान के साथ कहा, यस सर, अभी के अभी इंतजाम हो जाएगा। इसके बाद सावित्री देवी और रोहन को उनके कमरे में भेज दिया गया। रोहन तो मैंशन के चकाचौंध देखकर पागल हो गया था। उसने हैरानी से जाह्नवी से कहा, दीदी, ये तो राजा का महल है, क्या हम सच में यहाँ रहेंगे? वो खुशी से उछल पड़ा था। जब सब कुछ सेटल हुआ तो विवान और जाह्नवी वापस अपने मास्टर बेडरूम में आए। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। दोनों ने एक लंबी और राहत की सांस भरी।
विवान जाकर सोफे पर धंस गया और उसकी आंखें बंद थी। वो अपनी गर्दन को पीछे टिकाए हुए थकान अब उसके शरीर पर हावी हो रही थी। तभी जानवी चुपचाप उसके पास आई। उसने विवान के जूते उतारे और फिर बहुत ही प्यार से विवान के सिर को अपनी गोद में रख लिया। वो विवान के बालों को अपनी उंगलियां फेरने लगी। विवान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो दुनिया के सबसे सुरक्षित और शांत जगह पर है। तभी जानवी ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, तुम बहुत थक गई हो। आगे से विवान ने आंखें बंद करके कहा, हाँ थोड़ा सा, लेकिन ये थकान बहुत सुकून देने वाली है, क्योंकि आज मैंने अपने सारे राक्षसों को मार दिया। अब मेरी जिंदगी में, मेरे रॉय मैंशन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचा जो हमारी खुशियों को नजर लगा सके। उसकी यह बात सुनकर जानवी ने झुककर विवान के माथे को चूम कर कहा, विवान जी, सुबह से जो बात अधूरी रह गई थी उस कुकिंग कंपटीशन के बारे में। तभी विवान ने अपनी आंखें खोलकर पूछा, हाँ क्या तुमने अपना मन बदल लिया? क्या तुम अब मेरे साथ रॉय इंडस्ट्री की मालकिन बनकर बैठना चाहती हो? आगे से जानवी ने हंसकर अपना सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर मैं वो कंपटीशन जीत गई और हेड शेफ बन गई तो क्या आप रोज मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने उस रेस्टोरेंट में आएंगे? उसकी यह बात सुनकर आगे से विवान ने मुस्कुराकर जानवी के हाथों को अपने होठों से लगाकर कहा, रोज, जानवी मैं तुम्हारे हाथों का बना हुआ जहर भी खुशी खुशी खा सकता हूँ। फिर तो दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना होगा। मैं सिर्फ उस रेस्टोरेंट में खाने नहीं आऊंगा, मैं दुनिया के हर एक इंसान को बताकर आऊंगा कि उस किचन में जो जादूगरनी है वो मेरी पत्नी है। उसकी ये बात सुनकर जानवी शर्म से लाल हो गई। उसने विवान की नाक को उसी तरह खींचा जैसे सुबह विवान ने किया था। उसने विवान की नाक को खींचकर कहा, आप बहुत बदमाश हो गए हैं विवान जी। तभी आगे से विवान ने जानवी को अपनी बाहों में खींच कर कहा, और यह बदमाशी सिर्फ तुम्हारे लिए है मेरी रानी। बाहर सूरज अब पूरी तरह से समंदर के पानी में डूब चुका था। आसमान में सितारों की चादर बिछ गई, लेकिन रॉय मैंशन में आज एक नया सूरज उगा था। ये एक ऐसा सूरज जिसकी रोशनी प्यार, सच्चाई और इंसानियत से बनी थी। क्या होगा अब आगे? क्या नया मोड़ लेकर आएगा ये कुकिंग कंपटीशन उनकी जिंदगी में? जानेंगे नेक्स्ट सीजन में। दोस्तों, ये पहला सीजन यहाँ पर खत्म हुआ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और एक शेयर भी करना। और जल्द ही आएगा इसका सेकंड सीजन। तब तक के लिए 100 कमेंट और 300 लाइक जरूर कर दें।